नमस्कार दोस्तों। हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रॉब्लम रसिया यूक्रेन की चल रही है, ये सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, ये एशिया की भी प्रॉब्लम है। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो उसके बाद से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का एक बयान सबकी नजरों में आ गया और उस बयान में एस जयशंकर साहब ने ये कहा था कि यूरोप कुछ इस तरीके से सोचता है कि जो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वह यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और देखिए, जब हम मैक्रों की इस स्टेटमेंट को इस तरीके से जज कर रहे हैं तब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो स्टेटमेंट मैक्रों ने दी है तो आखिर हम उसको इतना ज्यादा जज क्यों कर रहे हैं। आखिर फ्रांस तो हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है, तो उनकी स्टेटमेंट को इतना ज्यादा जज क्यों करना और उनकी स्टेटमेंट से हमारी इंडिया पर क्या इम्पैक्ट जाता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उनकी इस स्टेटमेंट से सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट जाने वाला है। और ये किस तरीके से होगा जी हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, फ्रांस हमारी फ्रेंडली कंट्री है और रिसेंटली हमने ये देखा भी है कि यूएन में जब इस बात को लेकर मीटिंग चल रही थी कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उनको बढ़ाया जाए, और फ्रांस ने यहाँ पर ये कहा है कि G4 जो नेशन है उनमें जर्मनी, जापान, ब्राजील और इंडिया आते हैं, आपको पता होगा। तो जो G4 नेशन है उनको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रांस ने यूके के साथ मिलकर के इंडिया का काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि हाँ, अब वो वक्त आ चुका है कि अब G4 नेशन को और इंडिया को, खासकर इंडिया को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अब स्थायी सदस्य परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। लेकिन फ्रांस एक हमारी फ्रेंडली कंट्री है, ये बात अलग है, लेकिन जो अभी हो रहा है इसकी बात कुछ और है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड पर होने वाला है और ये आप देखेंगे। और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। कई लोग भुखमरी के शिकार होंगे, कई सारे देश रिसेशन के शिकार हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वर्ल्ड पे आने वाला है इस डिसीजन के कारण। देखिए, दिसंबर 5 को G7 नेशन रसिया के ऑयल पर एक प्राइस कैप लगाने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्राइस कैप है क्या। जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो उनको हम ये बता देते हैं कि G7 नेशन एक प्लान पर काम कर रहे हैं और ये प्लान ये है कि रसिया का जो ऑयल से रेवेन्यू आता है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि रसिया जो फंड कर रहा है इस वार को उसको हम किस तरीके से रोकें। और इसीलिए G7 नेशन ने रसिया पर प्राइस कैप लगाने का निर्णय लिया है। मान लीजिए कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का प्राइस चल रहा है वो $100 प्रति बैरल का चल रहा है। तो ऐसे में जो G7 कंट्रीज हैं वह रसिया के ऑयल पर लगभग $90 तक का प्राइस कैप लगा देंगे। इससे होगा ये कि कोई भी देश जो रसिया से ऑयल खरीदना चाहता है वह $90 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर पाएगा अगर वो प्राइस कैप मानता है। तो ऐसे समय में रसिया से जो भी वो ऑयल परचेज कर रहा है तो हो सकता है कि वह उतनी मात्रा में फिर ऑयल परचेज नहीं कर पाएगा क्योंकि रसिया को प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे में जब उसकी और अधिक डिमांड होगी तो ऐसे में उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा और वहां से और अधिक मात्रा में तेल खरीदना पड़ेगा। अब जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा और वहां से और अधिक ऑयल परचेज करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम है वो और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे। लेकिन रसिया $90 उसका चल रहा है, मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय जो दाम है 100 से $110 प्रति बैरल भी हो जाते हैं, लेकिन रसिया यहाँ पे $90 से ऊपर का प्राइस कैप लगा हुआ है तो डॉलर का नहीं बेच पाएगा। तो ऐसे समय में बहुत सारे देशों को तेल खरीदने में दिक्कत आने वाली, क्योंकि इतने ऊंचे प्राइस पर कोई भी तेल परचेज नहीं कर पाता है। और खासकर आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि वह इतना ज़्यादा प्राइस पर ऑयल खरीदे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ह्यूज क्वांटिटी में तेल परचेज करता है। और रसिया ने G7 देशों के इस तरीके के रिस्पॉन्स को लेकर के ये कहा है कि अगर कोई भी देश G7 नेशन के, यूरोपीय नेशन के इस प्राइस कैप को मानता है और रसिया से इस प्राइस कैप के तहत ही तेल खरीदना चाहता है तो ऐसे में रसिया उसको तेल देगा ही नहीं। तो अब सोचिए कि इम्पैक्ट क्या जाने वाला है कि जब रसिया उसको तेल नहीं देगा तो वास्तव में फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में ही जाएगा और ऐसे में ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम है और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। और देखिए, G7 नेशन और यूरोपीय देश इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि रसिया इसी पैसे का यूज जो कि वह तेल से कमा रहा है, गैस से कमा रहा है, वह यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा है। और रसिया इस बात की भी प्लानिंग कर रहा है कि कैसे इस युद्ध को और भी अधिक खींचा जाए। और इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि जो यूरोपीय देश प्राइस कैप लगा रहे हैं रसिया पर, वह उन प्राइस कैप को इग्नोर कर दे और रसिया से लगातार ऑयल खरीदता रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम कार्गो शिप का जो यूज करते हैं
वह एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं यूएसए और यूरोपीय यूनियन, और हम कार्गो शिप का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर ले, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए इंडिया को जो दिक्कत है यहीं पर आने वाली है। और अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि यूरोपीय देश किस तरीके से सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि हाँ उनको प्रॉब्लम है और रसिया को किसी न किसी तरीके से पीछे ढकेलना चाहते हैं, और पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, ना कि एशियन कंट्रीज को, ना इंडिया की प्रॉब्लम को, ना पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम को, जो कि उनके इस बात से पूरे वर्ल्ड रिसेशन में जा सकता है। उनको इन प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि यूरोपीय देशों की प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर एस जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ज्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो यूरोपीय देशों की प्रॉब्लम है वह यह है कि वह यूरोप की प्रॉब्लम को पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।